हाडं नमो वायरियाडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सव्वसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र पहला अध्याय, जिसके अंतिम सूत्र 33वें सूत्र पर हमारी बात चल रही है। 6वें सूत्र में आचार्य ने कहा था, प्रमाण नयैरधिगमः, जीवादि तत्वों का और सम्यक दर्शन आदि का अधिगम प्रमाण और नयों के द्वारा होता है। और इसका आशय ये है कि यदि सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है, मुक्ति के मार्ग की प्राप्ति करना है, रत्नत्रय की प्राप्ति करना है, तो उसके मूल तत्व हैं 7 तत्व, और उसके बोध के लिए आपको प्रमाण और नय को साधन के रूप में अपनाना पड़ेगा। और प्रमाण और नय को जब साधन कह दिया तो फिर हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम प्रमाण और नय के स्वरूप को समझें, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यदि मुक्ति का मार्ग है तो प्रमाण और नय के द्वारा उस मार्ग को समझा जाता है, जाना जाता है, वह उसके साधन हैं। इसलिए प्रमाण का तो हमने काफ़ी विस्तार से समझा, तत्वार सूत्र की दृष्टि से विस्तार तो बहुत है। कल रात्रि में चर्चा 33वें सूत्र की प्रारंभ हुई थी और वह सूत्र नयों को बताने वाला था। तो एक बार हम उस सूत्र को पढ़ते हैं। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नया। एक बार सब मिलके बोलेंगे, मैं दोबारा दोहराता हूँ। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नया। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? नैगम संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये नय है। ठीक है, ये 7 नय हैं। संख्या तो दूसरे दूसरे स्थानों पर अनेक अनेक तरह से है, लेकिन यहाँ जो है ये 7 नय हैं, है ना। इन 7 नयों का हम स्वरूप समझ रहे थे, जिसमें पहला था नैगम नय, जो अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करता है, वो नैगम नय है। भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय और भावी नैगम नय, ये 3 इसके भेद हमने समझे थे। संग्रह नय है ना, संग्रह नय का काम है संकलित करना, है ना। और संकलन होगा तो कोई ना कोई आधार पे होगा। तो भांति भांति की वस्तुओं में जो समानता के सूत्र होते हैं, उसको देखकर वह वस्तुओं को संकलित करता है, संग्रहित करता है ना। तो इस संग्रह नय के 2 भेद थे, शुद्ध संग्रह नय और अशुद्ध संग्रह नय। जो सत्ता मात्र को ग्रहण करता है वह शुद्ध संग्रह नय है ना, और जो अवान्तर सत्ता को ग्रहण करता है वह अशुद्ध संग्रह नय है। उदाहरण दिए थे काफ़ी सारे। तीसरा नय है व्यवहार नय। संग्रह नय जिसको संकलित करता है, संग्रह नय जिन्हें संकलित करता है, व्यवहार नय उसी में विधि पूर्वक भेद करता है। संग्रह ने जिन्हें संकलित करता है, व्यवहार ने उसी में विधि पूर्वक भेद करता है। विधि पूर्वक भेद से आशय ये है कि जो व्यवहार ने होगा वो व्यवहार ने अपने आप में कुछ नहीं करेगा, वो संग्रह नय के विषय में ही भेद करेगा। बस इसी का नाम है विधि पूर्वक भेद करेगा। और जो वह भेद करेगा उसमें कुछ ना कुछ तुकतान होगी, ऐसी कुछ भी भेद नहीं कर देगा कि 100 मनुष्य खड़े हैं, बोले मनुष्य कितने प्रकार के, बोले 12 प्रकार के। कौन कौन से? बोले कैलेंडर जैसे, पंखे जैसे मनुष्य, किवाड़ जैसे मनुष्य। इस तरह का कुछ भी ऊटपटांग नहीं, बल्कि संग्रह ने जिसे संकलित करेगा समान धर्म के आधार पर, उसी में
फिर व्यवहार नय की प्रवृत्ति होगी। वह उसको भेद करेगा, विधि पूर्वक भेद करेगा, और वो जो भी भेद करेगा उसके भेद का कुछ ना कुछ आधार अवश्य होगा। ठीक है ना। चलिए, अब अगला है, एक यहाँ प्रश्न आपको खड़ा हो सकता है कि हम निश्चय व्यवहार में भी व्यवहार शब्द को देखते हैं और यहाँ भी व्यवहार है, तो दोनों में कुछ फर्क है क्या? दोनों में कुछ समानता भी है क्या? हाँ, आप थोड़ी समानता भी थोड़ी बहुत देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी व्यवहार ने भेद करता है और यहाँ भी व्यवहार ने भेद करता है, तो ऐसी समानता तो है, लेकिन फिर भी उस व्यवहार में और इस व्यवहार में पर्याप्त फर्क है। क्या फर्क है कि वहाँ जो व्यवहार है वह व्यवहार उस व्यवहार का निश्चय ने निषेध करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो व्यवहार है, देखो, निश्चय व्यवहार की शैली में और बाकी जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आदि की शैली है, नयों की इन दो शैलियों में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि निश्चय और व्यवहार में निषेध निषेधक संबंध है। निश्चय ने निषेध करता है किसका? व्यवहार का। लेकिन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में ऐसा कोई एक दूसरे का निषेध नहीं करता। द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय तो आप समझ गए ना, सामान्य तौर पे समझो, जो सामान्य को ग्रहण करे वो द्रव्यार्थिक नय, जो विशेष को ग्रहण करे वो पर्यायार्थिक नय। ठीक है। जैसे मनुष्यपना देखना, तो सभी में मनुष्य में आपस में जो भेद थे वो नहीं देखे, केवल मनुष्यपना देखा, तो ये द्रव्यार्थिक नय। और कौन सा मनुष्य? ये मनुष्य है ना, गोरा मनुष्य, काला मनुष्य, अथवा किसी एक व्यक्ति का नाम लिया, तो वो पर्यायार्थिक नय। तो मोटा मोटा, वैसे इसके अभी बहुत पेट बड़ा है इसका, लेकिन अभी समझने के लिए, तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय एक दूसरे का निषेध नहीं करते, है ना। ये खास बात केवल निश्चय और व्यवहार में ही आपस में है, निषेध निषेधक संबंध। और यही कारण है कि निश्चय व्यवहार की शैली थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, थोड़ी सी संवेदनशील हो जाती है, उसमें थोड़े खतरे ज़्यादा हैं, उसमें फिसलने के खतरे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का निषेध, एक दूसरे का तो नहीं, निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, एक दूसरे का नहीं। व्यवहार निश्चय का निषेध नहीं करता, निश्चय व्यवहार का निषेध करता है ना। और कोई एक जब निषेध करे और दूसरा उसका निषेध किया जाए, और जब ऐसा निषेध निषेधक भाव घटित होता है, तो थोड़ी सी संवेदनशीलता, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। लेकिन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय में ऐसा नहीं है। यही कारण है कि कभी कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी जैनियों के आपस में कि ये द्रव्यार्थिक नय वाले, ये पर्यायार्थिक नय वाले, है ना। ऐसे कभी आपने सुना कि ये नैगम नय की पार्टी वाले, ये संग्रह नय की पार्टी वाले, है ना, ये समभिरूढ़ नय की पार्टी वाले? ऐसे नहीं है। जैनेतरों में हैं, लेकिन जैनियों में ऐसे नहीं है। हाँ, ऐसे जरूर मिल जाएंगे, ये व्यवहार की पार्टी के, निश्चय की पार्टी के, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि निश्चय व्यवहार की शैली में जो संवेदनशीलता है ना, वो बहुत अलग तरह की है। लेकिन यहाँ मूल बंटवारा द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय का है ना। पहले तीन नय द्रव्यार्थिक के अंतर्गत आते हैं, समभिरूढ़ आदि पर्यायार्थिक नय के अंतर्गत आते हैं, ऋचि सूत्र आदि। तो ये एक दूसरे का निषेध नहीं करते, ठीक है ना। खैर, अभी आएंगे उस पर। तो यहाँ व्यवहार अलग हैसियत में है। वहाँ तो व्यवहार दो द्रव्यों को एक भी कहता है, लेकिन यहाँ नहीं है। वहाँ व्यवहार में उपचार भी है, लेकिन यहाँ इस व्यवहार में उपचार नहीं है। ये व्यवहार जिसको विषय बनाता है, बाकायदा वो वस्तु में मौजूद है, उपलब्ध है ना। तो खैर, तो संग्रह ने जिसको विषय करता है, उसमें ही वो विधि पूर्वक भेद करता है। यानी ये एक दूसरे के विरोधी दिखते हैं, लेकिन ये विरोधी नहीं है, क्योंकि यदि व्यवहार वस्तु में भिन्नता नहीं होगी, वस्तुओं में आपस में भेद नहीं होगा, तो संग्रह नय इकट्ठा किसे करेगा?
और संग्रह नय ने कुछ इकट्ठा नहीं कर रखा होगा तो व्यवहार ने उसमें बंटवारा कैसे करेगा। तो ये दोनों आपस में विरोधी दिखाई देते हैं क्योंकि इनका काम थोड़ा भिन्न भिन्न है, लेकिन ये कोई ऐसे अलग अलग ऐसे भारत पाकिस्तान जैसे विरोधी नहीं है, है ना। शतरंज कौन खेलता है? दो दोस्त खेलते हैं कि दो दुश्मन खेलते हैं? दुश्मन क्या शतरंज खेलेंगे, वो तो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना पसंद करते, है ना। और वो शतरंज खेलते, वो तो असल शतरंज खेलते हैं। लेकिन जो शतरंज का खेल है वो तो दो मित्र खेलते हैं, चले यार बैठते हैं चेस हो जाए जरा, चेस मतलब शतरंज, वो खेलते हैं। अब देखो वो निजी जीवन में इतने दोस्त हैं आपस में कि एक दूसरे को कष्ट में नहीं देख सकते, क्योंकि दोस्त उसका ही नाम है जो दूसरे को कष्ट में ना देख सके। लेकिन वो खेल में इतने विरोधी हो जाते हैं कि लो मैंने तुम्हारा ऊंट मारा, लो मैंने तुम्हारा घोड़ा मारा, लो मैंने तुम्हारा हाथी मारा, लो अब तू बचेगा नहीं, बचा अपने राजा को, बचा जान, लो मैंने तुम्हारा मंत्री को मार दिया, वजीर को। तो ऐसा लगेगा यदि ये भूल जाएं कि ये शतरंज खेल रहे हैं और ये भूल जाएं कि आपस में दोस्त हैं, तो वो केवल सुना सुना सुन के ऐसा लगेगा कि जैसे आपस में ये बहुत बड़े शत्रु हों, दुश्मन हों एक दूसरे के। लेकिन वो दुश्मन नहीं है, निजी जीवन में वो बड़े दोस्त हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन खेल में विरोधी होते हैं, है ना। और कई बार परिस्थिति को ना देखो और केवल शब्द सुन के निर्णय करोगे तो बहुत उलझने हो जाएंगी। एक मुझे बड़ा मज़ेदार उदाहरण याद आ रहा है। आपने देखा होगा पहले के लोग जब व्यापारी होते थे, किराने के व्यापारी अथवा किसी भी तरह के व्यापारी, देवेंद्र जी बैठे हैं हमारे सामने, ये सैनिटरी का व्यापार है इनका। तो अब तो ज़रा 2-5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रही। पहले तो 8 आना भी चलते थे, 4 आना भी चलते थे, 10 पैसे भी चलते थे। अब मान लीजिए कोई पर्चा जोड़ रहा है, पर्चा, ठीक है, कैलकुलेटर, अब तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, ज़रा सा भी जोड़ना तो मोबाइल में कैलकुलेट कर लेता है। पुराना ज़माना था, सब हाथ से जोड़ते थे और काफ़ी स्पीडली जोड़ते थे, बहुत तेज़ बुद्धि चलती थी। तो अब जैसे मान लीजिए कोई 1.5 रुपये की है, 1.25 रुपये की है, 1 रुपये 25 पैसे है, तो वो 1 रुपया बोलते थे और 25 पैसे मन में रखते थे। 2.25 रुपये हैं, 1 रुपये 75 पैसे, तो 75 पैसे मन में रखते थे, 1 रुपये बोलते, तो ऐसे जोड़ते थे। 1 और 1 ढाई, ढाई और 1 पौने 4। बोले यार ऐसे कैसे आदमी हो। अब वो है सवा और सवा लिखे हैं, तो बोले 1.25, 1.25 ने वो बोलेंगे 1-1 और दिमाग में चलेगा सवा। देवेंद्र जी सही कह रहा हूँ मैं, बोलेंगे 1 और 1 ढाई और 1 पौने 4 और 1 पौने, ऐसे मतलब वो जो पॉइंट वाले थे ना, बोल अब कोई परिस्थिति ना देखे केवल सुने तो कहेगा अरे पागल है बिल्कुल आदमी, तो क्या पागल है, 1 और 1 ढाई होते हैं और ढाई और 1 पौने 4 होते हैं, समझ में आए ना। तो ये सब है, ऐसे ही वो शतरंज खेल रहे हैं, परिस्थिति ना देखो कि खेल रहे हैं ये, और आपस में केवल उनकी बात रिकॉर्ड की जाए तो कहेंगे ये तो आपस में कोई एक दूसरे के बिल्कुल घने दो शत्रु हैं, कह रहे हैं लो मैंने तेरा हाथी मार दिया, लो मैंने तेरा घोड़ा मार दिया। लेकिन जब पूरी सिचुएशन को जाके देखेंगे, उस परिस्थिति को जाके देखेंगे तो कहेंगे भैया ये दुश्मन नहीं है, ये तो पक्के दोस्त हैं। तो ऐसे ही दो नयों का काम विपरीत हो सकता है एक दूसरे के विरुद्ध, लेकिन वो दोनों मिलकर ही वस्तु स्वरूप का सम्यक बोध कराते हैं, वस्तु स्वरूप को परिपूर्णता के साथ उसका ज्ञान कराते हैं। इसलिए दोनों मिलकर ही हमारे वस्तु स्वरूप के ज्ञान में वह एक साधन बनते हैं। इसलिए इनमें आपस में इनका काम तो विरोधी है, लेकिन वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए दोनों आपस में अविरोधी है ना। तो जो सत्ता मात्र को ग्रहण करे वो शुद्ध संग्रहण है, और जो अवान्तर सत्ता को ग्रहण करे वो अशुद्ध संग्रहण है। व्यवहार भी दो प्रकार का होता है, जो शुद्ध संग्रहण में भेद करे वो शुद्ध व्यवहार ने, और बाकी अशुद्ध व्यवहार ने। जैसे सत्ता, ठीक है, सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला शुद्ध संग्रहण था, तो फिर व्यवहार ने कहेगा सत्ता दो प्रकार की होती है,
अथवा 6 प्रकार की कह लो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है। अब फिर इसके आगे जितने जितने भेद चले जाएंगे वो सब अशुद्ध व्यवहार के अंतर्गत चले जाएंगे। तो शुद्ध सत्ता में भेद करना ये शुद्ध व्यवहार, और अवान्तर सत्ताओं में भेद करना ये अशुद्ध व्यवहार। ठीक है। अच्छा, व्यवहार कहाँ तक जाएगा? तो जैसे संग्रह नय ने इंतहा कर दी कि सत्ता मात्र कह दिया, तो दुनिया की सारी चीज़ें उसमें आ गई। इससे अधिक संकलन नहीं हो सकता, इससे अधिक इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इकट्ठा करने की जो पराकाष्ठा है वो है सत्ता मात्र। ऐसी व्यवहार की पराकाष्ठा, भेद करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो व्यवहार नय वहाँ तक जाता है जहाँ तक जिसका कोई दूसरा बंटवारा ना हो, जो अविभाज्य हो। ठीक है ना, वहाँ तक व्यवहार जाता है। तो एक संग्रह करने की हद तक जाता है, दूसरा विभाजन करने की हद तक जाता है। समझ में आए ना? तो ये दोनों के काम है। ठीक है। लेकिन इतना जरूर रखना कि संग्रह जब करता है तो वो भी कोई ना कोई आधार से करता है, और व्यवहार जब उसमें भेद करता है तो उसका भी कोई ना कोई आधार होता है, एक विधि होती है, कुछ भी नहीं करता। समझ में आए ना? वो भी एक उसका पैटर्न होता है, वस्तु में वो चीज़ होती है। संग्रह ने जिसको संकलित कर रहा है, वस्तु में वो संकलित करने वाले धर्म हैं, और व्यवहार ने जो भेद कर रहा है तो उनमें भेद की रेखा खींचने वाला वस्तु में वो धर्म है। ये सब वस्तुनिष्ठ धर्म है ना? चलो, अब आते हैं हम चौथे नय पर। चौथे नय का नाम है ऋजु सूत्र नय। ये ऋजु सूत्र नय क्या होता है? देखो, ऋजु यानी होता है सरल। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे हैं। हाँ मनीष भाई सर, मैं बोल रही हाँ कि हाँ आपने अभी जो बताया ना कि संग्रह में शुद्ध संग्रह और अशुद्ध संग्रह। हाँ अशुद्ध संग्रह को आपने अवान्तर सत्ता कहा, उसमें भी भेद कर रहे हैं। हाँ हाँ। और व्यवहार में भी भेद कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या लेने का? नहीं नहीं, नियत में, ज्ञान में फर्क होगा। जब अशुद्ध संग्रह न होगा तो अशुद्ध तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो महासत्ता को ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन उसका ज्ञान किन्हीं ना किन्हीं वस्तुओं को संकलित कर रहा होगा, ये इसलिए वो संग्रह न है। जैसे कहा जीव, पुद्गल, है ना, जीव मात्र। तो जीव में उन्होंने सिद्ध, भगवान, संसारी, इनका भेद नहीं किया, तो वहाँ वो संग्रह न है। लेकिन जब सत्ता में भेद डालेंगे कि सत्ता 6 प्रकार की, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो वो संग्रह न हो जाएगा। जीव है ना 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त, तो वो मतलब व्यवहार न हो जाएगा। संग्रह निकल गया मेरे मुंह से। तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो ज्ञान वो इकट्ठा कर रहा है या विभाजन कर रहा है। इकट्ठा कर रहा है तो वो संग्रह नय है, और विभाजन कर रहा है तो वो व्यवहार नय है ना? तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि नय में ज्ञाता का अभिप्राय मुख्य रहता है, वक्ता का उद्देश्य मुख्य रहता है कि वो कहना क्या चाहता है। वो विभाजन करना चाहता है या कि वो एकत्व स्थापित करना चाहता है। तो उसकी दृष्टि से नय का निर्धारण होगा। ठीक है। चलिए, अब चौथा है ऋजु सूत्र नय। ये ऋजु सूत्र नय भी बड़ा कमाल का है। ऋजु यानी होता है सरल, जो सरल सूत्र डाल देना बिल्कुल, जिसमें कोई आगे पीछे की दिक्कत ना आए। आपने देखा होगा, जब हमने एक ऋजु शब्द पहले भी आ चुका है, अध्याय नहीं बदला, इसी अध्याय में पहले भी ऋजु शब्द आया है। कहाँ आया है, कौन बताएगा? मनः परय ज्ञान के 2 भेद थे, ऋजुमति और विपुलमति। तो ऋजुमति और विपुलमति में क्या फर्क था? तो ऋजु का अर्थ सरल, विपुल मतलब बहुत। तो सरल मतलब क्या? तो जो सरलता के साथ केवल वर्तमान में चिंतित पदार्थों को जानता था, यानी सामने वाला व्यक्ति, सामने वाले के मन में वर्तमान में जो विकल्प चल रहे हैं, मतलब ज्ञान चल रहा है,
उसको मनः पर्याय ज्ञानी जानता था, तो उसे कहते ऋजुमति। तो ऋजु में वर्तमान का भाव शामिल है। क्या कहा मैंने? ऋजु शब्द में वर्तमान का अर्थ शामिल है, क्योंकि विपुलमति वर्तमान को भी, लेकिन वर्तमान के साथ साथ भूत और भविष्य यानी अनिष्पन्न को भी जान लेता था। वो पहले वो क्या चिंतन किया था उसने, भविष्य में क्या चिंतन करेगा, उसको भी विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान जान लेता था, लेकिन ऋजुमति केवल वर्तमान को। तो ऋजु शब्द में वर्तमान का भाव शामिल है। ऐसी का ऋजु सूत्र ने यानी वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को देखना, बस इसका नाम ऋजु सूत्र नय है। समझ में आए ना? क्या मतलब हुआ? वो जी भूतकाल में राजा था श्रेणिक, बोले वो तो भूतकाल की अवस्था थी। भविष्य में वो तीर्थंकर होंगे, वो तो भविष्य की अवस्था है। अरे वर्तमान में क्या है? ये परिभाषा फिर से बताएं सर, ये आपने अभी जो किस चीज की परिभाषा? ऋजु अर्थात ऋजु सूत्र का अभी एक आपने 2-3 अच्छा मेरे को सुना ही नहीं पड़ पाया। ऋजु अर्थात सरल, ऋजु अर्थात सरल, जो सरल को ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नय है। और ये नय पहले हुए अथवा पर्याय, वर्तमान पर्याय जो बोला है आपने, हाँ, वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, वर्तमान पर्याय सहित द्रव्य को ग्रहण करता है, वो ऋजु सूत्र नय है ना। तो वर्तमान पर्याय सहित द्रव्य को ग्रहण करने का मतलब क्या कि जैसे नैगम नय तो राजा श्रेणिक को राजा श्रेणिक कह रहा था, जबकि वो भूतकाल में थे, आज नहीं है। नैगम नय उनको तीर्थंकर कह रहा था, वो तो नैगम नय है, भविष्य में है। लेकिन वो हकीकत में क्या है? तो हम उन्हें कहेंगे नारकी। क्या कहेंगे उन्हें? नारकी। वो वर्तमान में नरक में है। ठीक है? तो द्रव्य की भूतकाल की पर्यायों से हमें कोई सरोकार नहीं, भविष्य में आगामी होने वाली पर्यायों से कोई सरोकार नहीं। जो वर्तमान में जो पर्याय है बस उसको देखना, उसको कहते हैं ऋजु सूत्र नय। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऋजु सूत्र नय। ठीक है? यानी तीनों काल के पर्यायों को ये विषय नहीं करता, ये मात्र वर्तमान की पर्याय को विषय करता है ना। इस तरह से ऋजु सूत्र नय है। इसमें भूत और भविष्य का कोई भी नैगम अथवा कोई भी निक्षेप आदि लागू नहीं होंगे, बस जो वर्तमान में वो है। आप कौन हैं? बोले हम सब मनुष्य हैं। भूतकाल में कोई दूसरे रहे होंगे तो वो नहीं। आप कौन है? बोले भावी परमात्मा है। नहीं, भावी आवी परमात्मा कुछ नहीं है। ऋजु सूत्र नय करता है आप वर्तमान में मनुष्य हैं। समझ में आए ना? तो ये कहलाता है ऋजु सूत्र नय। ठीक है? यानी वर्तमान पर्याय ही जिसका विषय है, भूत नहीं, भविष्य नहीं। अनिष्पन्न पर्याय इसका विषय नहीं है, जो वर्तमान में पर्याय है वो इसका विषय बनता है। ये नय है ऋजु सूत्र नय। ठीक है? भगवान महावीर क्या हैं? बोले आज भगवान महावीर का जन्मदिन है। बोले ना, आज भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोले ना, भगवान महावीर आज सिद्ध हैं। आज सिद्ध परमेष्ठी है ना भगवान महावीर। तो वर्तमान को देखना, ये क्या है? ऋजु सूत्र नय। जैसे आज हम भगवान महावीर को तीर्थंकर कह रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया भूत नैगम नय, क्योंकि आज वो सिद्ध हैं लेकिन तीर्थंकर पहले थे। आज यदि हम उनको कह रहे हैं तो ये तो नैगम नय है। लेकिन जिस समय वो तीर्थंकर थे उस समय उन्हें तीर्थंकर कहना, जानना, वो ऋजु सूत्र नय है। और जिस समय वो तीर्थंकर थे उस समय उनको सिद्ध कहते तो वो नैगम नय था। आज उन्हें सिद्ध कह रहे हैं तो वो ऋजु सूत्र नय है। ठीक है? हम जब भजन गाते हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, और फुल बोलते चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, तो मुनि को चलते फिरते सिद्ध कहना
ये तो नैगम नय हो गया। लेकिन नहीं, वो मुनि, वर्तमान में मुनि है तो उन्हें मुनि ही कहना। ये कौन सा नय हो जाएगा? ये ऋजु सूत्र नय हो जाएगा। मतलब वर्तमान, ये ऋजु सूत्र ने उसकी वर्तमान अवस्था को फोकस करता है। जो है ही नहीं उसकी क्या बात करें, जो होगा उसकी क्या बात करें। भूत मतलब इस दृष्टि से कहें तो भूतकाल सपना, भविष्यकाल कल्पना, वर्तमान अपना। समझ में आए ना? इसका नाम है ऋजु सूत्र नय। और ये ऋजु सूत्र नय भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और एक होता है स्थूल ऋजु सूत्र नय। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? तो ये हमारी जो वर्तमान की अवस्था है ना, तो वर्तमान मतलब क्या? वर्तमान तो हकीकत में तो वर्तमान एक पल का होता है, एक समय का होता है। ठीक है, एक समय का वर्तमान होता है। लेकिन वर्तमान शब्द के दूसरे व्यवहारिक प्रयोग भी चलते हैं, है ना। जैसे आपका फ़ोन आए किसी के पास, या तो है ना, और वो पूछे, हाँ भाई, आप जिनसे रोज़ मिलते रहते हैं, बिल्कुल दिन में 10 बार फ़ोन पे बात करते हैं, 4 बार मिलते हैं, उसका फ़ोन आएगा तो ऐसा जो होगा वो आपका कोई ख़ास होगा, मित्र होगा, फ्रेंड होगा, तो लाजमी है आप उससे फॉर्मेलिटी तो करते नहीं। तो वो पूछेगा कि हाँ भाई कहाँ हो? बोले घर पे ही हैं। क्या कर रहे हो? बोले यार बस, नहीं, वर्तमान में क्या कर रहे हो? तो हाँ, वर्तमान का अर्थ ये नहीं होता कि आप शाम को क्या करेंगे, सुबह क्या कर रहे थे। वर्तमान में मतलब एट ए टाइम, एग्जैक्ट। ठीक है, अच्छा। अब वो फ़ोन आपके रोज़ मिलने वाले मित्र का नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का आया जो आपसे 10 साल पहले मिला था, आज तक मिले ही नहीं, और वो पूछेगा और आजकल वर्तमान में क्या कर रहे हो? तो आप कहें कि मैं वर्तमान में नाश्ता कर रहा हूँ तो आपका जवाब सही होगा। अथवा जो रोज मित्र मिलने वाला था वो पूछे, हाँ भाई वर्तमान में क्या कर रहे हो? और उसको जवाब दो, अजी वर्तमान में मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो वो लौट के थप्पड़ मारूंगा। तो तुम पीएचडी नहीं कर रहे? बोले नहीं, वर्तमान का अर्थ सापेक्ष होता है कि वर्तमान का अर्थ क्या है। जब 10 साल पहले मिला था वह आपसे थोड़ी पूछ रहा है आपकी दिनचर्या क्या है, आप कितने बजे नाश्ता करते हैं। उसके पूछने का अंदाज दूसरा है। वो कह रहा और आजकल क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहेगा मैं वर्तमान में पीएचडी कर रहा हूँ। ये डॉक्टर बिमला जी पीएचडी कर रही हैं, है ना हो गई या कर रही हैं? तो पीएचडी कर रहा हूँ, तो वो पीएचडी करने का मतलब कोई 2-5 मिनट की बात है। पीएचडी तो 5 साल है, तो उस 5 साल को हमने वर्तमान ले लिया। मतलब पीएचडी करने के 5 साल को हमने काहे में वर्तमान में ले लिया। और जब रोज मिलने वाले का फ़ोन आया था तो वर्तमान मतलब अभी जो 2-4 मिनट में क्या कर रहे हो? बोले चाय पी रहा हूँ। तो उस समय आपका वर्तमान 4 मिनट का है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब आप यात्रा पे गए, 10 दिन की यात्रा पे है, पिताजी का फ़ोन आया कि हाँ भाई कैसी चल रही यात्रा? बोले ठीक चल रही। वर्तमान में कहाँ हो? बोले सोनागिर में है। ठीक है, तो सोनागिर में आप पिछले 1 दिन से सोनागिर में हैं, तो आपने अपना वर्तमान उस 24 घंटे को बना लिया। समझ में है ना? तो वर्तमान, शुद्ध वर्तमान तो केवल एक पल का होता है, बिल्कुल 1 सेकंड का, 1 सेकंड के भी असंख्यात में भाग का होता है, बिल्कुल एक क्षण का। और बाकी जितने ये वर्तमान होते हैं ये सब अशुद्ध वर्तमान है। कौन से वर्तमान है? अशुद्ध वर्तमान है, स्थूल वर्तमान है, मोटे मोटे वर्तमान है, जिसमें घड़ी, अंतर मुहूर्त, साल, है ना, महीना, ये सब स्थूल वर्तमान है। समझ में आ रही बात कि नहीं? जब हम कहते हैं यार किसी समय था हमारे काफ़ी बढ़िया थे, अच्छा स्वास्थ्य था, लेकिन वर्तमान में स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अथवा यूँ कहें पहले बहुत पैसा था, सब तरह की चीज़ें थी, वर्तमान में परिस्थिति ठीक नहीं है। तो वहाँ वर्तमान का अर्थ क्या होता है? एक पल, एक दिन, एक महीना, एक साल। समझ में? वहाँ वर्तमान बहुत बड़ा होता है, वो कई साल उसमें हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा।
श्रेणिक वर्तमान में कहाँ है? नरक में। अब ये वर्तमान देखो कितना बड़ा है। उनकी नरक में 84,000 साल की आयु है। कितनी उमाकांत जी? 84,000 वर्ष की आयु है। किनकी? नरक में श्रेणिक की। तो वो वर्तमान कितना बड़ा हो गया? 84,000 वर्ष का। सीमंदर भगवान वर्तमान में कहाँ है? विदेह क्षेत्र में। अब सीमंदर भगवान की आयु 1 कोटि पूर्व की है। 1 कोटि पूर्व की, बहुत बड़ी, हमारी कल्पना से बाहर। क्योंकि 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है और 1 कोटि पूर्व की आयु है। तो सीमंदर भगवान वर्तमान में विदेह क्षेत्र में है। अब वो वर्तमान कितना बड़ा है? उसमें कितने बड़े काल पे हमने वर्तमान का व्यवहार किया? कितने बड़े काल पे? 1 कोटि पूर्व पे। और चलो ये तो छोड़ दो, नकुल सहदेव अभी कहाँ है भाई? जब 5 पांडवों ने दीक्षा ली थी तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये तो मोक्ष चले गए थे। नकुल सहदेव कहाँ गए थे? सर्वार सिद्धि में। और वहां सर्वार सिद्धि की आयु कितनी है? 33 सागर की आयु है। तो 33 सागर, एक सागर में असंख्यों वर्ष होते हैं। तो 33 सागर का वर्तमान, बोलो आप, वर्तमान में वो क्या है? बोले सर्वार सिद्धि में अहमेंद्र है। तो वहां हमने कितने बड़े काल पर वर्तमान का व्यवहार किया है ना? ठीक है। तो ऐसे और अनुभाजी तो और आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए इनका ट्रांसफर हो जाए, अभी शायद कोटद्वार में है, कोटद्वार से उत्तराखंड के किसी दूसरे स्थान पर हो जाए, ठीक है, मान लीजिए देहरादून हो जाए, और आपकी कोई फ्रेंड है, उनका फ़ोन आए, भाई वर्तमान में कहाँ हो? तो ये थोड़ी कहेंगे कि वर्तमान में मैं अपने बंगले पे हूँ। हाँ, वर्तमान में मैं देहरादून में हूँ। तो वहाँ वर्तमान का अर्थ बहुत लंबा हो गया। ऐसे तो ये सारे उदाहरण मैंने काय के लिए दिए कि वर्तमान शब्द का अर्थ एक समय से लेके 33 सागर तक के लिए हो सकता है। कितने सागर के लिए? 33। क्योंकि 33 सागर से अधिक कोई उम्र जीव की होती नहीं, इसलिए उससे ज़्यादा के व्यवहार की हमें ज़रूरत भी नहीं है। उत्कृष्ट 33 सागर देवगति में, उत्कृष्ट 33 सागर नरक में भी होती है, 7वें नरक में, है ना? तो एक समय मात्र की अवस्था, हाँ हाँ, भगवान की क्या कह रहे? भगवान की अपेक्षा तो अनंत हो जाएगा वर्तमान में। हाँ, ले लो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लो, अभी उस पर और भी बात करेंगे, है ना? तो 2 चीज़ें हो गई। संसार अवस्था की बात की ना, अभी 33 सागर सबसे उत्कृष्ट है जीव की संसार अवस्था में। तो मैं क्या कह रहा था कि 33 सागर उत्कृष्ट, आप देखो जीव की कोई ना कोई परिस्थिति के साथ व्यंजन पर्याय, ठीक है ना, वो है। अब सिद्ध है तो सिद्ध का वर्तमान तो समझ लो अब अनंत काल, उनकी चूंकि आयु तो अपन कह नहीं सकते उन्हें, लेकिन वो सिद्ध अवस्था अनंत काल के लिए वर्तमान हो गई। ठीक है, चलो कहाँ आ गए थे बात कि हाँ, इस तरह एक समय की जो पर्याय है, एक समय की पर्याय को जो ग्रहण करेगा वो कहाएगा सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। कौन सा ऋजु सूत्र नय? सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। और एक समय के अलावा जो हमारी ये सब पर्याय हैं, एक मुहूर्त, एक घड़ी, एक घंटा, एक दिन, है ना, और एक साल, ये सारी कहलाएंगी स्थूल ऋजु सूत्र नय। ठीक है, अर्थ समझ गए आप? तो एक को कहते हैं सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और एक को कहते हैं स्थूल ऋजु सूत्र नय। इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय को कहते हैं शुद्ध ऋजु सूत्र नय, और बाकी को कहते हैं अशुद्ध ऋजु सूत्र नय। उसे शुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि हकीकत में पर्याय एक क्षण की ही होती है। अर्थ पर्याय समझ में आया ना, एक क्षण की होती है, सूक्ष्मता से जाओ। तो इसलिए वर्तमान एक क्षण की अवस्था को जो देखता है वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय,
उसे ही क्या कहेंगे, शुद्ध ऋजु सूत्रनय। और शेष सबको देखेंगे तो कहेंगे स्थूल ऋजु सूत्रनय अथवा अशुद्ध ऋजु सूत्रनय। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे चलिए, इसमें कोई किसी को कोई प्रश्न है? और ये सब शास्त्रों में सब तरह के प्रयोग मिलेंगे, है ना। सूक्ष्म ऋजु सूत्रनय के भी प्रयोग मिलेंगे, स्थूल ऋजु सूत्रनय के भी प्रयोग मिलेंगे। चूंकि सूक्ष्म ऋजु सूत्र एक समय को विषय करता है, हमारा ज्ञान मोटे मोटे तौर पर एक समय को जानता नहीं है। हम तो असंख्यात समय की मिली जुली पर्याय को ही जानते हैं, तो हम तो ज़्यादातर इस्तेमाल स्थूल ऋजु सूत्रनय का ही करते हैं। सूक्ष्म ऋजु सूत्रनय तो बस हमने उसकी डेफिनेशन जान ली है, बाकी हमें तो एक समय की पर्याय हमारे ज्ञान का विषय बनती ही नहीं है। समझ में आए ना, क्योंकि एक समय बड़ा सूक्ष्म होता है, एक पलक झपकने में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। समझ में आए ना, तो अब कितना है, कितना कितना होगा आप सोचो। एक जापान ने एक ऐसा कैमरा बनाया कि जो एक समय में 1 करोड़ फोटो खींचता था। कितने? 1 करोड़ फोटो एक सेकंड में, 1 करोड़ फोटो, और एक साथ नहीं, बाकायदा उसमें एक सिलसिला है, सीक्वेंस है, क्रमशः। तो 1 सेकंड में 1 करोड़ फोटो। तो महेंद्र जी, एक प्रश्न, यदि 1 सेकंड में उस कैमरे ने 1 करोड़ फोटो खींचे तो एक फोटो को खींचने में कितना समय लगा? समय से मल्टीप्लाई कर तो 1 करोड़ का आ जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय, हाँ, डिवाइडेड बाय, हाँ, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। 1/1 करोड़वां सेकंड, यानी 1 करोड़, 1 सेकंड का 1 करोड़वां भाग एक फोटो खींचने में लगा। तो 1 सेकंड का 1 करोड़वां भाग तो सिद्ध हो गया। उसके बाद अमेरिका ने एक कैमरा बनाया जो 1 सेकंड में 1 अरब फोटो खींचता है। कितने? 1 अरब। तो एक फोटो को खींचने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा। तो इतना तो साइंस घुस गया अंदर, और उसको उन्होंने नाम दिया नैनो सेकंड। क्या नाम दिया वैज्ञानिकों ने? नैनो सेकंड। अब आचार्यों के चरणों में जाओ, बोले पूछो जी नैनो सेकंड कितना बड़ा होता है? बोले नैनो सेकंड में भी असंख्यात समय होते हैं। समझ में आया ना, इतना बड़ा होता है समय, जिसे हम कहते हैं ना पल भर, क्षण भर, इतना सूक्ष्म होता है क्षण कि उस नैनो सेकंड में भी असंख्यात समय है। अरबों खरबों नहीं, असंख्यात, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। तो बहुत सूक्ष्म होता है समय। समझ में? और 1 सेकंड का 60वां हिस्सा तो आपके और हमारे सबके जेबों में भी है। कैसे है बताना जरा। आप अपने मोबाइल में एक स्टॉप वॉच नाम का फंक्शन होगा सबके मोबाइल में। उसमें इस तरफ रहता है घंटा, इसके इस तरफ मिनट, फिर सेकंड, फिर चौथे नंबर पर रहता है सेकंड का भी हिस्सा, 60 या 100वां सेकंड, ऐसा कुछ गणित रहता है। तो सेकंड का 60 तक का गणित हिस्सा वो तो आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। ये जो ओलंपिक में रेस होती है, ख़ास तौर से 100 मीटर, है ना, 200 मीटर, इसमें जो फर्स्ट सेकंड गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और, है ना, ब्रॉन्ज मेडल का जो निर्णय होता है वो कोई सेकंड्स में नहीं होता, सेकंड्स के भी हिस्से में होता है। बोले उसने 200 मीटर दौड़ पूरी की, कितने में? बोले 11, है ना, 11.6 सेकंड में, 11.35 सेकंड में। और जो सेकंड आया उसने भी कितने में की? 11.37 सेकंड में। तो सेकंड का फर्क नहीं होता, सेकंड के भी छोटे छोटे हिस्सों का फर्क होता है ओलंपिक में। समझ में आया ना? ऐसा। तो हमारे जो मोटिवेशनल गुरु हैं वो लोग बताते भी हैं, जब समय का मैनेजमेंट बताते हैं तो उसमें ये गणित बताते हैं। यदि 1 सेकंड की कीमत क्या होती है, इसकी अहमियत जानना हो तो ओलंपिक में जो रेस लगाता है उस व्यक्ति से पूछो। 1 मिनट की कीमत जाननी हो तो उससे पूछो जिसकी 1 मिनट पहले ट्रेन चूक गई और वो नौकरी ज्वाइन करने नहीं पहुंच पाया। ऐसे ऐसे सब गणित बताते हैं, है ना।
एक दिन की कीमत जानना हो तो उस पत्रकार से, उस संवाददाता से पूछो कि जो हॉट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज अपने समाचार पत्र में आज नहीं दे सका। एक महीने की कीमत जानना हो तो उस बहन से पूछो कि जिसे 9 महीने बाद पैदा होना था बच्चा और वो 8वें महीने में हो गया और अनेक बीमारियों को लेकर पैदा हुआ। ऐसे वो मोटिवेशनल गुरु बताते हैं सब, वो हमारे बताने में कुछ सीक्वेंस गड़बड़ भी हो सकता है। कहने का आशा ये है कि सेकंड का कई सारा हिस्से तो हमारे जेब में है, मोबाइल में। तो ऐसे नैनो सेकंड में भी असंख्यात समय होते हैं। अब एक समय में कोई भी पर्याय बदल जाती है किसी द्रव्य के गुण की, समझ में आए ना, जिसे अर्थ पर्याय बोलते हैं। तो वो हमारे ज्ञान का विषय बनती है। हमें तो बहुत सारा जब बदलाव हो जाता है तब पता चलता है ना। तो इसलिए हम वो केवल समझ सकते हैं। हमारी प्रैक्टिकली हमारे ज्ञान का विषय वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय वाली पर्याय नहीं बनती है। हमारे ज्ञान का विषय तो कौन सी बन रही है, ये स्थूल ऋजु सूत्र नय की पर्याय, जो कि है ना दो द्रव्यों की द्रव्य मिक्स द्रव्य पर्याय होती है, अथवा ये व्यंजन जो चक्षु इंद्रिय से विषय बनती है, ये अवस्थाएं, ये हमारे ज्ञान का विषय बनती है। इसलिए सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय में ज़्यादा जानने की कोशिश मत करना। बोले आज तो हम सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का प्रयोग करेंगे, नहीं करना ऐसा वो कोई समझ में आए ना। बस ऐसा समझ लेना कि ऐसा भी पर्याय इतनी सूक्ष्म होती है कि वो यदि वो ज्ञान का विषय बनती है तो वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहलाता है। ऐसा आप उसको थ्योरिकल समझ लें, प्रैक्टिकल समझने की ज़रूरत अभी उसे नहीं है। ठीक है, चलिए। तो 4 नय हो गए, नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र। अब चौथा नय। अब ये जो शेष 3 नय हैं, ये नय, इनका संबंध थोड़ा भाषा व्याकरण से है, क्योंकि 3 प्रकार के नय कहे गए हैं। बोले अजीब आदमी हैं आप, अभी कह रहे थे 2 द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, आचार्य कह रहे हैं 7 नैगम आंधी, अब तुमने एक नया राग छेड़ दिया, 3 प्रकार के नय। सुनो सुनो सुनो, अर्थ नय, ज्ञान नय और शब्द नय। कौन कौन से स्वाति जी? अर्थ नय, ज्ञान नय और शब्द नय, ये 3 प्रकार से भी नय कहे जाते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे ये रूमाल है, रूमाल, फिर से रूमाल, ठीक है। रूमाल मैंने जाना, जाना रूमाल को, तो हमारा ज्ञान रूमाल रूप परिणमित हुआ, रूमाल के ज्ञान रूप परिणमित हुआ। तो हमारे श्रुत ज्ञान में जो रूमाल है वो कहलाता है ज्ञान नय। वो क्या कहलाता है प्रशांत? ज्ञान नय। इसके बाद ये जो मस्तिष्क में हमारे श्रुत ज्ञान में रूमाल है, वो कौन से रूमाल का चित्र है? बोले इस रूमाल का, तो ये रूमाल भी कहलाता है अर्थ नय। कौन सा नय? अर्थ नय। और क्या है? बोले ये रूमाल है। तो रूमाल जो शब्द बोले गए, वो शब्द भी इसी रूमाल को बताने वाले हैं। रूमाल शब्द हो गया वाचक और ये वस्तु हो गई वाच्य। तो ये जो शब्द हैं ये कहलाते हैं शब्द नय। ये ट्रायंगल है पूरा, रूमाल का ज्ञान, रूमाल और रूमाल को बतलाने वाले शब्द, ये तीनों मिलकर भी नय कहलाते हैं। एक कहलाता है ज्ञान नय, एक कहलाता है अर्थ नय और एक कहलाता है शब्द नय। समझ में आया ना। और चूंकि इन तीनों का प्रयोक्ता ज्ञान है, इसलिए इनको नय संज्ञा है ना। कैसे? इसे हमने रूमाल जाना, किसने जाना? ज्ञान ने। ये रूमाल है, ये भी किसने जाना? ज्ञान ने। लेकिन इसी को क्यों जाना? इस पुस्तक को क्यों नहीं जाना कि ये रूमाल है? ये लैपटॉप टैबलेट को क्यों नहीं जाना ये रूमाल है? यदि जान लेता तो आप उसे ज्ञान कहते कि अज्ञान कहते? अज्ञान कहते। तो कहीं ना कहीं हमारे श्रुत ज्ञान में जो रूमाल का स्वरूप है और बाहर में जो रूमाल है, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है। क्यों? अन्यथा इसे ही रूमाल क्यों जान रहा है, पंखे को रूमाल क्यों नहीं जान रहा? समझ में आया ना। तो इस कनेक्शन के कारण ही इसे भी, इसमें भी ज्ञान का उपचार आता है और इस रूमाल को कहते हैं अर्थ नय। क्या बोलेंगे इसे? अर्थ नय। और
ये रूमाल है। हमने मोबाइल ये सामने कुर्सी रखी, इसे देखकर क्यों नहीं कहा कि ये रूमाल है? ये कैलेंडर को देखकर क्यों नहीं कहा कि ये रूमाल है? इसी को देखकर कहा ये रूमाल है। इसका मतलब ये हमारे बोले गए वचन, शब्द और इसका वाच्य अर्थ, इनमें भी कुछ ना कुछ एक संबंध है, और उस संबंध की वजह से इस शब्द को भी कहते हैं शब्द नय। क्या बोलते हैं इसे? शब्द नय। और वाणी का तो हमारे तो सबका महत्व है, ज्ञान का भी महत्व है, वस्तु का भी महत्व है, और वचनों के द्वारा जिसे बताया जा रहा है वे वचन, वो शब्द भी महत्व के हैं। तो अर्थ, ज्ञान और शब्द। ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, अर्थ, शब्द। ज्ञान नय, अर्थ नय, शब्द नय। इस 3 तरह से भी बंटवारा होता है। तो अभी तक जो हमने 4 पढ़े, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, ये 4 थे अर्थ नय। ये कौन से नय थे? अर्थ नय, है ना। इसमें वस्तु की प्रमुखता थी, अर्थ की प्रमुखता थी, ये सीधे अर्थ को विषय करते हैं, ठीक है। नैगम नय ज्ञान नय भी है, क्योंकि उसमें वस्तु प्रमुख नहीं है, ज्ञान संकल्प मुख्य है, ठीक है। कि वो प्रस्थ, वो चावल पका, भात पका रहा था, तो अभी पका नहीं है लेकिन कह दिया भात पका रहे, तो उसमें संकल्प की मुख्यता है ज्ञान की, क्योंकि संकल्प ज्ञान में होता है। तो नैगम नय को ज्ञान नय में भी लेते हैं और अर्थ नय में भी लेते हैं, ठीक है। तो नैगम नय ज्ञान नय भी है, अर्थ नय भी है, और नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, ये अर्थ नय है। अब जो शेष 3 बचते हैं, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, इन्हें बोलते हैं तीनों को एक नाम शब्द नय। कौन से नय हैं ये? शब्द नय। और इनके द्वारा हम वस्तु स्वरूप को बताने वाली जो भाषा है, वस्तु स्वरूप को प्रतिपादन करने वाले जो शब्द हैं, वस्तु स्वरूप को प्रतिपादन करने वाले जो शब्द, व्याकरण आदि चीज़ें हैं, जिनके जरिए हम ये सब जानते हैं, उसका ज्ञान कराया गया है। कैसे कराया गया है तो अब वो हम शाम को समझेंगे, क्योंकि अभी तो समय हो गया है। लेकिन इनका संबंध मुख्यतः शब्द से है, भाषा से है, व्याकरण से भी है, और उनकी कई सारी गुत्थियों से है। तो वो हम जरा शाम को समझेंगे। थोड़ा सा विषय उसमें चूँकि भाषा का है, अब भाषा की गुत्थियाँ समझने के लिए सबको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत का, तो थोड़ा सा इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन शाम को समझेंगे सरलता से, तत्वार्थ सूत्र के स्तर पर, और सभी श्रोताओं के स्तर पर जितना विषय हम जान सकते हैं उसको हम शाम को समझेंगे। अभी समय हो गया है। शाम को यूट्यूब पे कोई भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कितने बजे। शाम का समय 8:45 बजे है, सुबह का 8:30, रात्रि का 8:45 बजे। जूम पर भी आप जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए भाई साहब, ये वहाँ का मौसम खराब है इसलिए नेट प्रॉब्लम आ रही है क्या? मौसम तो सही या है, नेट का ही प्रॉब्लम है? पता नहीं नहीं, नेट। आपकी आवाज बीच बीच में कट जाती है, बहुत कट रही है आपकी आवाज। तो क्योंकि बीच से छूट रहा बीच में। अब क्या करें, आप समझ में देखो, ये मोबाइल में भी जियो चल रहा है और